सेल्फ डिसिप्लिन यदि है तो आपके अंदर स्वतः ही 4 बजे 5 बजे चेतना जाग जाएगी, उठो। और जब आप उस दृष्टि से काम करेंगे तो कामयाब होंगे। चपरासी की भर्ती के लिए एमटेक वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एमएससी पास, एमबीए पास, चपरासी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यदि सही दिशा में बच्चा पढ़ाई करे तो मेरा आज भी मानना है कि यदि हमारी दिशा और दशा सही है तो हम सिस्टमेटिक पढ़ाई से, कम पढ़ाई से भी जीवन में कामयाब हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला कहीं बातों का। आज एक बार फिर ज्ञान वार्ता के स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद है। ये वो है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनका ट्रेनिंग सेंटर पिछले 45 सालों से हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां दिलाने में समर्थ रहा है। देश भर में इनका ट्रेनिंग सेंटर लोकप्रिय है। ये खुद अब तक 8 सरकारी नौकरियां पार कर चुके हैं। सचमुच काबिले तारीफ है। हम स्वागत करेंगे हमारे आज के बेहद खास मेहमान श्री अनिरुद्ध चौहान जी का। नमस्ते सर, वेलकम टू रूबरू। थैंक यू सर, आपके बारे में हमने इतना सुना है कि मेरे पास आज शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़े से आपके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारी जनता को बताना चाहूंगी कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं वो केंद्रीय सचिवालय, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सचिवालय, पुलिस, फौज और ग्रुप ए, बी, सी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आदि पदों पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही स्टेनो और क्लर्क के पद पर चयन कराने हेतु आपका संस्थान देश भर में लोकप्रिय है। बात अब मैं आपकी करूंगी। आपका ट्रेनिंग सेंटर पिछले 45 सालों से निरंतर मार्गदर्शन दे रहा है हमारे भारत के युवाओं को। आप खुद एसएससी, सीजीएल में 2 बार चयनित हैं, एसबीआई बैंक अधिकारी में चयनित हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में बैंक अधिकारी के रूप में चयनित हैं, रेलवे, स्टेनो, इनकम टैक्स आदि में अंतिम रूप से चयनित हैं और अब तक कई सारी सरकारी नौकरियों का आपको अनुभव है। सर, इस सफर की कहानी जानना चाहूंगी। देखिए, मेरा मानना ये, सभी को पहले जो आज आपके दर्शक हैं जी, जो स्टूडेंट सामने बैठे हैं, सभी को मैं नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि आज का हमारे सेशन है सार्थक हो जी। उसके लिए जो युवा हैं उनको दिशा देने का काम जो मेरा संस्था चल रहा है, मेरे पिताजी ने शुरुआत की इसकी करी। उनका नाम श्री राम सिंह जी है और गुरुजी के नाम से लोग उनको जानते हैं जी। ठाकुर द्वारा 45 ईयर्स से सेंटर चला रहे हैं और मैं भी लगभग काफी समय सहयोग कर रहा हूँ। तो जो मेरे पिताजी ने नींव रखी संस्था की जी, उसके माध्यम से मैं पार्ट टाइम बच्चों को गाइड करा, फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग करी, क्योंकि आज के समय में जो आवश्यकता है वो बच्चों को सही रास्ता बताने की है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बच्चा पढ़ने वाला अपने आप पढ़ सकता है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को कैसे करना है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने बताने का काम किया। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तो अगर बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है और सही तरह तैयारी अपनी कर रहा है और उसको सही रास्ता मिल जाए कि पढ़ना क्या है, तो बहुत आसान काम है मुझे लगता है। जी सर, एक सवाल और मेरे मन में आता है। आपने 8 अलग अलग सरकारी नौकरियों के जो एग्जाम्स हैं उन्हें क्रैक किया है। आमतौर पे हम देखते हैं अगर हमने एक सरकारी एग्जाम क्रैक कर लिया तो हमें लगता है अब तो जिंदगी हमारी मतलब बन चुकी है, अब तो कुछ हमें करना ही नहीं है। आपने 8 एग्जाम्स क्रैक किए, मुझे लगता है ये एक अलग ही लेवल का माइंडसेट है कि नहीं मुझे अभी और करना है और करना है और करना है। तो उसके पीछे का जो पूरा एक माइंडसेट रहा उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, माइंडसेट क्या, जैसे आपने भी बताया और सबको जानकारी, हम जिस संस्था से जुड़े हैं जी, तो लगभग मेरे पिताजी ने जो काम किया तो उसको आगे बढ़ाने का मेरा संकल्प था। और दूसरा ये था कि जब हम औरों को तैयारी करा रहे हैं तो मेरे पिताजी माना कि हमारे बच्चे खुद के भी कामयाब होने चाहिए। तो वो चीज जो औरों को उन्होंने पढ़ाई, हमें भी पढ़ाई और एज ए टेस्ट हमने खुद उसको अपने आप को परखा कि क्या वो तैयारी सही है। हम औरों को गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो, वे खुद प्रैक्टिकल लागू अपने ऊपर किए कि नहीं किए। बिल्कुल, जब अपने प्रैक्टिकल लागू किए, कामयाब हुए, तब औरों को बताने की क्षमता हमने अपने अंदर उत्पन्न करी। तो अलग अलग एग्जाम है जो आप कहती है, अलग अलग सेटअप है जी। मेरा मानना कि आपका बेसिक अगर क्लियर है तो गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस है सिंपल, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज आती है। और आपने एक लेवल पा लिया है तो अब 8 क्या, आप 80 एग्जाम में पास कर सकते हैं, लेकिन आप उस लेवल तक पहुंच जाए एक बार, ठीक है। तो वो सब सर एक बार और आपके थ्रू मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से एग्जाम्स हैं आपके 8 जो आपने क्रैक किए? देखिए, सीजीएल, एसएससी सीजीएल बड़ा एग्जाम माना जाता है जी, उसको 2 बार पास किया। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरीट, एएसओ, एसबीआई बैंक पीओ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बैंक पीओ, रेलवे और इनकम टैक्स
काबिल तारीफ सर। मतलब मुझे थोड़ा सा ये इनह्यूमन लगता है कि एक इंसान 8 एग्जाम्स, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कितना कंपटीशन है, क्या लेवल रहता है इन एग्जामिनेशंस का, बच्चे सालों तक मेहनत करते रहते हैं। लेकिन सच में आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आप तो है ही इसकी जीती जागती मिसाल, लेकिन आपके ट्रेनिंग सेंटर के जरिए कितने युवाओं को जो है आपने मार्गदर्शन दिया, और कितने युवा न जाने आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अपने सफर को तय कर चुके हैं सरकारी नौकरियों में। तो मुझे लगता है अगर आज वो बच्चे इंटरव्यू देख रहे होंगे तो बहुत खुशी से पक्का इस वीडियो पे कमेंट करने वाले हैं कि थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, आपके इसको हम भी शेयर करेंगे और जो बच्चे हमारे हैं वो भी इसके माध्यम जागरूक होंगे जी। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि खाली मैं ही 8 नौकरी नहीं करी, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 5-5, 6-6 जगह सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और मुझे लगता है कि सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, जैसा आपने भी चर्चा करी, विधानसभा हो, ये सब हो जी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यदि आपको एपीएस स्टेनो की नौकरी मिलेंगे तो आपको राम सिंह सेंटर ठाकुरदार की ओर से ही मिलेंगे। ऐसा सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, ये सब जानते हैं इस बारे में। अगर स्टेनो है तो इसका मतलब राम सिंह सेंटर ठाकुरदार से है। सचमुच सर, बहुत ही मुझे लगता है आप समाज लेवल पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे कोई भी होता तो मुझे लगता है अपनी एक नौकरी से वो खुश होकर और अपनी जिंदगी आगे कायम रखता, लेकिन आपने हजारों युवाओं की जिंदगी को सुधारने का जो संकल्प लिया है उसे बहुत खूबसूरती से आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक और चीज सर मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए, आप लोगों को, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। अगर मैं बात आपकी करूं तो डिसिप्लिन और प्रेशर का कितना ज्यादा जो है आपस में मतलब मेल है, कि डिसिप्लिन है तो क्या प्रेशर भी होता है? नहीं, प्रेशर तो ये कि खुद महसूस करने की चीज है। आप डिसिप्लिन, आपको सेल्फ डिसिप्लिन यदि आपको है जी, तो आपको किसी बाहरी तत्व की आवश्यकता नहीं है। अब प्रेशर, आप किसी बाहरी तत्व से डिसिप्लिन हो रही हैं। तो मेरा मानना कि आप यदि खुद को जीवन में करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आप होना सीखिए। आप बाहरी चीजों से आप मोटिवेट तो हो सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन यदि आपको सुबह उठने की आदत डालनी है तो कोई आपको पापा उठा रहे, मम्मी उठा रही है, तो आप इसका डिसिप्लिन में नहीं है, आप कामयाब भी नहीं हो सकते। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन यदि है तो आपके अंदर स्वतः ही 4 बजे 5 बजे चेतना जाग जाएगी, उठो, और जब आप उस दृष्टि से काम करेंगे तो कामयाब होंगे। और प्रेशर कितने समय तक आप ले सकते हैं? 1 साल 2 साल। आज आपको मम्मी पापा आपको देख रहे हैं बच्चे को, तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है भाई, कभी तो वो आपको फ्री छोड़ेंगे जी, फिर आप क्या करेंगे? तो प्रेशर नहीं, डिसिप्लिन, एंड दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, अंदर से जो अनुशासन आता है जी जी, वो हमारे बाहरी व्यक्ति पे दिखना चाहिए। बिल्कुल, वो हम खुद लागू करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं। सर, आप तो अपनी रोज की जिंदगी में कई सारे युवाओं के साथ डील करते होंगे, मुझे लगता है प्रेशर जब वर्ड आता है तो आज के युवाओं से काफी ज्यादा कनेक्टेड है ये वर्ड। आजकल के युवा, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे बड़े कमजोर हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, सब्र बड़ा कम है, पेशेंस की बहुत कमी है, सब कुछ एकदम चाहिए। तो वो जो एक मानसिक तौर पर उन्हें चीजों को समझने की जरूरत है, उनके साथ आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, मानसिक तौर पे होता क्या है, जैसे आज का माहौल है कि बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है जी, है ना, पढ़ के इतना कंफ्यूज हो गया है कि फिर सोचता अब क्या करूं। मैं समाज में देखता हूं कि अगर ग्रुप 4 लेवल की, ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए, आपने शायद बच्चों ने पढ़ा हो, पेपर में नहीं पढ़ा हो, चपरासी की भर्ती के लिए एमटेक वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एमएससी पास, एमबीए पास, चपरासी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है। और अभी सफाई कर्मचारी भर्ती निकली यूपी में, उसमें पीएचडी होल्डर्स लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप समझते हैं? अब वो यदि सफाई कर्मचारी या ग्रुप 4 बन भी जाएं तो उन्होंने जितनी पढ़ाई करी है तो जीवन में फ्रस्ट्रेट रहेंगे जी। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा जो प्रेशर ले रहा है, इस बात का प्रेशर ले रहा है कि जो वो काम कर रहा है उससे वो अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यदि सही दिशा में बच्चा पढ़ाई करे तो मेरा आज भी मानना है कि यदि हमारी दिशा और दशा सही है तो हम सिस्टमेटिक पढ़ाई से, कम पढ़ाई से भी जीवन में कामयाब हो सकते हैं जी। बिल्कुल। और यदि हम सही दिशा पे नहीं चलते तो हम मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन वो मेहनत कितनी सार्थक होगी, नहीं हुई तो हमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ेगा और वो प्रेशर जीवन भर हमारे साथ रहेगा। तो दिशा का होना, गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है जीवन में। बहुत जरूरी है हमारे युवाओं को ये समझना कि उनकी दशा और दिशा कितनी सही जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। आप बता रहे हैं पीएचडी होल्डर जो है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। और कई है, मतलब ये एक इंस्टेंट नहीं है, बहुत इंस्टेंट से देखता हूँ मैं, है ना। तो इसलिए आप बच्चे पढ़ें, पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ने साथ साथ इसका भी चिंतन लगातार करते रहें कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में हो रही है
सर एक और सवाल, आजकल हम अक्सर देखते हैं जो हमारा युवा है वो पढ़े जा रहा है, मतलब सालों से तैयारी कर रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? कमी कहाँ रह रही है? उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है? कहाँ उसकी कमी रह जाती है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब का जो सिस्टम है जी, वो प्राइवेट नौकरी से और टेक नौकरी थोड़ा सा अलग है। जी, गवर्नमेंट जॉब में क्या चीज है कि बच्चा का जो एग्जामिनेशन है हाँ जी, वो जनरल चीजों का एग्जाम है, जी, या जनरल स्टडीज, जी, एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री रीजनिंग और जनरल इंग्लिश या हिंदी। जी, ठीक, जो बच्चा बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहा है, ठीक, वो पढ़ाई पढ़ रहा है जो कंपटीशन में आ ही नहीं रही। समस्या सिर्फ इसी बात की है। ठीक, बच्चा अगर ये समझ जाए कि मुझे एलिमेंट्री पढ़ना है, पढ़ रहा वो एडवांस, तो एडवांस पढ़ रहा वो एग्जाम में आ नहीं रहा, जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि बच्चा यदि जनरल समझ पैदा करे, हाई स्कूल लेवल का जनरल स्टडीज पढ़े, सोशल साइंस पढ़े, साइंस पढ़े, आसपास की बातचीत पढ़े, वातावरण में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स पढ़े, तो मुझे लगता है आज की तारीख गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान काम है। ठीक, फंडा इसका सिर्फ यही है कि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। जैसे किसी एग्जाम में मान ली मैथ्स आया है जी, एमएससी मैथ्स वाला बच्चा है, वो सोचता है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, वो उन जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा जो एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन के, एचसीएफ एलसीएम के, जो कि 8th क्लास में पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला फंडा यही है कि आप उसके सिलेबस का अध्ययन करें कि कंपटीशन में क्या चीज आने वाली है, फिर पुराने प्रैक्टिस सेट करें। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है वो यदि उसको प्रैक्टिस करे तो वो अच्छे करके उसको पास हो सकता है। सर एक और सवाल मेरे मन में आता है, क्योंकि हर एक एग्जाम का एक अलग पैटर्न, एक अलग फॉर्मेट सेट होता है, और इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी कई बार सॉल्व करते हैं, एंड प्लस हमारा सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कई बार तो सिलेबस ही नहीं पता होता, वो बस बैठ जाते हैं तैयारी करने, तो सिलेबस एनालिसिस भी इक्वली हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चा जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आता है वो बोलता है सिलेबस से तो कुछ आया ही नहीं था, बड़ा टफ पेपर था, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पेपर टफ नहीं होता, जो हमने पढ़ा वो नहीं आता। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी, हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है बेसिक, ही बताइए अकबर के नवरत्न कौन थे, बेसिक क्वेश्चन है जी, सब जानते हैं, लेकिन हम पढ़ के गए हैं कि ये बताइए कि अकबर के जो दरबारी थे, 9 रत्न थे, वो किस कलर के कपड़े पहनते थे जी। ठीक, अब बच्चों पढ़ने वाला लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन है, डीप एग्जाम में पूछा ही नहीं। अभी यूपी में एसआई का एग्जाम हुआ, सब बेसिक क्वेश्चन आए, और जो एडवांस पढ़ के जा रहे हैं वो सब परेशान है कि हमने एडवांस पढ़ रखा है। ठीक है, तो कभी भी गवर्नमेंट जॉब, देखिए मैं बताया, वो जनरल एग्जाम है जी, वो टेस्ट की चीज का, जनरल नॉलेज का, जनरल मैथ्स का। जब जनरल टेस्ट है तो एडवांस तो आप पढ़े, अपने लिए पढ़े, लेकिन जनरल समझ पैदा कीजिए। जनरल समझ की आवश्यकता है। ठीक है, तो सिलेबस को पढ़ना, और जो हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, हमने नहीं पढ़ा इसलिए हम आउट ऑफ सिलेबस लगता है। यानी कि उस सिलेबस को भी पढ़ने का एक तरीका है जो बच्चों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के फॉर्मेट्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करना, उसका अध्ययन कीजिए, उन लोगों से संपर्क कीजिए जो एग्जाम पास हैं। सर आपने तो अब तक मतलब सैकड़ों युवाओं के साथ डील किया। एक और चीज में पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से, आपके अनुसार जो फेलियर और सक्सेस के बीच में वो एक छोटा सा फर्क होता है, वो क्या रहता है? एक सबटल डिफरेंस में जानना चाहूंगी। गाइडेंस का ना, सही दिशा, प्रॉपर डायरेक्शन एंड गाइडेंस यदि है तो कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है ना। कम पढ़ाई से भी हो सकता है, ठीक, और ज्यादा पढ़ाई करके भी कामयाब नहीं होंगे यदि आप सही दिशा से आप काम नहीं करते हैं तो यानी कि फिर वही बात की दिशा और दशा का वाकई सचमुच बहुत जरूरी है, सही होना। और बल्कि मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम जो है वो बड़ा ही अनोखा है। ठीक, अभी आपके सर से ही बात हमारी हो रही थी जी, कि जैसे किसी फील्ड में मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, ठीक, आम लोगों को क्या लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने के लिए बैंक का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, बैंकिंग ज्ञान होना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक में आपको भर्ती होने के लिए, अधिकारी बनने के लिए ना डिप्लोमा की जरूरत है ना बैंकिंग ज्ञान की जरूरत है। ठीक, इनकम टैक्स में नौकरी करने के लिए, जीएसटी में नौकरी करने के लिए कॉमर्स की नौकरियां हैं जी, है ना। मैं जीएसटी में नौकरी करता हूँ, ठीक, सेंट्रल एक्साइज में नौकरी करी, लेकिन मैं आर्ट बैकग्राउंड का हूं, मैं ही नहीं और बहुत सारे लोग आगे ऐसे हैं। ठीक है, आईएएस बनने के लिए, ठीक, आईएएस क्या है? हर डिपार्टमेंट का हेड है जी, कमिश्नर है जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हेड है जी, ठीक, लेकिन जो जितना वो काम कर रहा है उसके लिए टेक्निकल आदमी होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन टेक्निकल की आवश्यकता नहीं है।
जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझिए। गवर्नमेंट जॉब में प्लेस होने के लिए हमें नॉन टेक्निकल व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसकी जनरल समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, हम जो पढ़ाई करते हैं हम टेक्निकली पीछे भागते हैं। टेक्निकल होना अच्छी बात है, एक्सपर्टाइज होना अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को जो आवश्यकता है, गवर्नमेंट को आवश्यकता है उस व्यक्ति की जिसका जनरल कैलिबर, चीजों की जनरल समझ बड़ी अच्छी है ना। तो जनरल समझ आप पैदा करिए, उसके लिए टेस्ट होता है जीएस का, एलिमेंट्री मैथमेटिक का, रीजनिंग का, इन चीजों टेस्ट होता है ना। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम आया मैथ्स का, एक बच्चा जिसने एमएससी मैथ्स से कर रखा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि जिसने एमएससी मैथ्स से कर रखा है वो मैथ का पेपर आराम से पास कर लेगा जी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर यही सोच बन जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि बैंक का पेपर आया है, सीजीएल का एग्जाम आया है, तो उसमें वो बच्चा पास हो जिसका एलिमेंट्री मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें हाई स्कूल तक का मैथ आता है। बताइए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बहुत पढ़ चुके, उनसे कहो हाई स्कूल मैथ पढ़ो, पढ़ लेगा क्या? मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल है ना। लेकिन कंपटीशन की डिमांड तो वही है। जो जीएस आ रही है, जीएस क्या है? आपने हाई स्कूल तक जो सोशल साइंस पढ़ी है, बिल्कुल वो जीएस का हिस्सा है। राइट। ठीक, अब जो बहुत बच्चा पढ़ लिख लिया वो नहीं समझेगा इस बात को जी, इसलिए वो परेशान है। बहुत काबिल व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख नहीं कर रहा, और जो आम बच्चे हैं जिनकी जनरल समझ अच्छी हो गई है वो कामयाब हो रहे हैं। एक और चीज सर, हम हर साल देख रहे हैं जो ये सरकारी नौकरियों के पीछे जो एक ये दौड़ लगी हुई है हमारे युवाओं की, वो भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है। हम अगले साल इस साल से ज्यादा भीड़ देखेंगे, फिर उससे अगले साल और ज्यादा भीड़ देखेंगे। तो ये जो भीड़ बढ़ने का जो ये एक सिलसिला है, इसके पीछे का आप क्या खास रीजन? देखिए, इसके पीछे कारण एक तो गवर्नमेंट में श्योरिटी मानते हैं लोग बाग कि देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में भी निकलते हैं लोग बाग, लेकिन आसान नहीं होता। ठीक है, तो एक श्योरिटी है, फिर एक समाज में एक प्रतिष्ठा है ना। मान लिया इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, ठीक, आईजीएल फैक्ट्री है, पशुपति है, या आपका प्रकाश है जी, इनके आप जीएम बुला लीजिए एक दिन, और काशीपुर का एसडीएम बुला लीजिए, तो आप एज ए चीफ गेस्ट एसडीएम को आमंत्रित करेंगे, जबकि जो आईजीएल की जीएम की तनख्वाह है वो मुझे लगता है एसडीएम की तनख्वाह से 4 या 5 गुना होगी। जो मेरा मानना है, भाई एसडीएम की क्या सैलरी हो सकती है? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, है ना। और आईजीएल हम इंडस्ट्री में रहे लाइन में, आईजीएल के जो जीएम है, जनरल मैनेजर है या प्लांट हेड है, उनकी तनख्वाह 4 से 5 लाख है। लेकिन आप भी या कोई आम आदमी भी यदि आमंत्रित करेगा ये चीफ गेस्ट जी, तो आईजीएल जीएम को नहीं करेगा, या जाएंगे भी तो एज ए स्पेशल गेस्ट जा सकते हैं। अगर डीएम एसडीएम आए हैं जी, तो चीफ गेस्ट वही बनेंगे, ये आप सही कह। तो ये रेपुटेशन, उसके लिए तो आदमी काम कर रहा है ना। पुलिस में इंस्पेक्टर है, ठीक, काशीपुर के या किसी भी शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंस्पेक्टर जाएगा तो सम्मान देंगे उसको, वो सरकारी रुतबा, उसके लिए आदमी भीड़ बढ़ रही है, श्योरिटी है, फिर ठीक सैलरी भी आजकल ठीक ठाक हो रही है, इस लोगों में तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो ये भीड़ है हमारे युवाओं की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाहे उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सैलरी भी मिलती है, तब भी वो प्रेफर गवर्नमेंट जॉब को ही करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि चलो आप तो यहाँ शहर में रहते हैं, हम गांव देहात की बात करें, एक जो बच्चा है, मान लो शादी की जब बात होती है लड़के लड़की की, है ना, आप किसी लड़के के बारे में बताओ कि ये लड़का जो है उस फैक्ट्री में जो है एजीएम है, जीएम है, और ये लड़का जो है पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर है, ठीक। तो अगर लड़की वालों की हम ऑप्शन बात करें तो लड़की वाले उसको प्रीफर करें जो गवर्नमेंट जॉब में है जी, ठीक, भले सैलरी उसकी उससे 10 गुना कम हो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर है, ठीक, सब जगह है। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो एक क्रेडिबिलिटी है, ये वजह खास रहती है, इसलिए उसकी तरफ भाग रहे हैं। सर, आपने मुझे लगता है 20,000 भी अगर मैं बोलूँ आमतौर पर तो बड़ा छोटा नंबर होगा, 20,000 से ज्यादा युवाओं को आपने अभी तक उस ओहदे पर पहुंचा दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने सिर्फ उस एक युवा को नहीं, आपने उसके पूरे परिवार का भविष्य बदल डाला? देखिए, मेरा आपका बिल्कुल ठीक मानना है कि जब एक बच्चा कामयाब होता है जी, तो कामयाबी व्यक्तिगत नहीं होती, बिल्कुल, उसके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उन सबका उसमें अंश होता है, और कहीं ना कहीं उन सबको लाभ होता है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हमारे यहाँ से काफी लोग ऐसे जुड़े रहे जो लेबर परिवार के थे, गरीब परिवार के थे, ठीक, उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ी मुश्किल पढ़ाया, आज वो कामयाब हो गए, लेकिन उनके बच्चे अब लेबर नहीं रहेंगे क्योंकि उनके बच्चे अब और अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा वंशानुगत जी एक बदलाव हो गया,
ठीक, तो खाली एक व्यक्तिगत ही उपलब्धि नहीं है कि यदि बच्चा कामयाब हो रहा है, एक पूरे परिवार की और उससे जुड़े लोगों की सभी कामयाबी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपकी लिखी हुई किताबों की ओर रुख करना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। आपकी किताब है मोटिवेशन बियॉन्ड मोटिवेशन, दूसरी है फाइनेंसिंग फैक्टर इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और तीसरी है ब्रेक योर लिमिट्स स्टेप इनटू योर ग्रेटनेस। बात सर तीसरी किताब की करना चाहूंगी, ब्रेक योर लिमिट्स स्टेप इनटू योर ग्रेटनेस। क्या ये एक थ्योरेटिकल किताब है आमतौर पर, या फिर ये कोई एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है स्टूडेंट्स को? देखिए, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मैंने इसमें समावेश करे हैं कि एक जनरल जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं वो उसमें मैंने प्रवेश करे और एक थ्योरी बनाई कि हम व्यक्ति ग्रेटनेस तक कैसे पहुंच सकता है। ठीक है, और एक जनरल इसकी मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि जैसे हम कहते हैं इग्निशन, कि किसी को मोटिवेट करना। बिल्कुल। ठीक है, तो मोटिवेट हम सोचते हैं कोई बाहर का व्यक्ति आया वो मोटिवेट कर जाए जी। ठीक है, जैसे मैं आप बच्चों सामने आया, बच्चे मेरी बात सुने मोटिवेट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, मोटिवेशन का फायदा जब भी हो सकता है जब हमारे अंदर से एक इग्निशन होती है, खुद के अंदर एक वो जो स्पार्क होती है। वे एक माचिस की तिल्ली जी, मैच स्टिक किसको बर्न कर सकती है? जो इनफ्लेमेबल हो, बिल्कुल, है ना। जो इनफ्लेमेबल नहीं है, मतलब लोहे का टुकड़ा, उसको माचिस तिल्ली दिखाओ नहीं चलेगा, लेकिन कागज का टुकड़ा जल जाएगा। बिल्कुल, क्यों? उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो जल सकता है। तो आपके अंदर कैपेसिटी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अब वो कैसे डेवलप होगी? आपके इंटरनल जो आपकी फीलिंग आ रही है ना। आप देखिए हमारे घर में क्या माहौल है, आपको लगता है कि हम अपने घर का परिवेश बदल सकते हैं, अपने घर का वातावरण बदल सकते हैं हम यदि कामयाब हो जाए तो, है ना। हमारा परिवार हमसे जुड़ा है, तो वो जब चीज आपके अंदर होगी, आपको लगेगा या आपकी माता का संघर्ष, आपके पिताजी का संघर्ष, वो हमारी कामयाबी से उसको अच्छा रूप मिलेगा। जी, ठीक, वो आपके अंदर का इन्फ्लेशन वो है। यानी कि आपकी जो ये किताब है ब्रेक योर लिमिट्स स्टेप इनटू योर ग्रेटनेस, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी हमारे आज के युवाओं को देती है। आपने सर बात मोटिवेशन की, एक और आपकी किताब है मोटिवेशन बियॉन्ड मोटिवेशन। इसका मैं थोड़ा मतलब जानना चाहूंगी, बड़ा ही यूनिक नेम आपने दिया है। बियॉन्ड मोटिवेशन जी। इसका क्या कि देखिए मोटिवेशन कोई व्यक्ति करता है तो उसका लाभ किसे है? ठीक है, आमतौर पर हर आदमी समझता है कि मैं अच्छा मोटिवेटर हूँ, हर व्यक्ति जो कामयाब है वो सोचता है कि यार मैं लोगों को अपने बारे में बताऊं, लेकिन उसका मोटिव क्या होना चाहिए? उसका मोटिव ये होना चाहिए कि यदि मेरे मोटिवेशन से 2 या 2 से अधिक 4 लोग, जितने लोगों का भला हो सकता है और मेरी बात मान के वो जीवन में कर सकते हैं, तो वो मेरा मोटिव होना चाहिए। खाली अपनी आत्म प्रशंसा मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। एक और चीज मुझे आपके बारे में जानने को मिली है कि आप जो हमारा नेशनल वाइड प्रोग्राम है यूथ अगेंस्ट एडिक्शन, उसके कन्वेनर हैं आप। सर क्या लगता है कि जो हमारे आज के यूथ है उसे जो बात अगर एडिक्शन की हो तो वो एडिक्ट हो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें किसी चीज का डर है? क्या वो ज्यादा अकेले हो गए हैं? क्या उन पे ज्यादा प्रेशर आ गया है? व्हाई दे आर गेटिंग मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एडिक्शन? देखिए, एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, होता क्या है, शुरू में हर आदमी जैसे में लगता है किसी नशे की तरफ जाता है जी। तो ऐसा मानना कि नशा कोई शुरुआत अपने पास से नहीं करता, उसका कोई दोस्त, उसका कोई मिलने वाला उसको पहली सिगरेट ऑफर करता है जी, आप पीजिए। अरे कुछ नहीं आता, देखो तो सही। कभी कोई व्यक्ति पहली सिगरेट या पहली शराब की बोतल खरीद के नहीं पिएगा जी, बिल्कुल, उसको कोई दूसरा ही पिलाएगा, कोई दूसरा पिलाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे वो चीज उसकी ऐसी बढ़ जाती है कि आज वो औरों को पी रहा है, उसको मन लगता है फ्री की तो है, ठीक, फिर वो खुद खर्च करना शुरू करेगा। अब जो दोस्त उसको पिला रहे थे अब वो उनको पिलाना शुरू करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो चीज हमें शुरुआत में लगती है यार कुछ नहीं आए तो थोड़ा सा जा रहा है जी, उसकी लिमिट बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे आप एडिक्ट हो जाएंगे। तो एडिक्शन सिर्फ नशे का ही नहीं है, जो भी जीवन में गलत आदतें हैं वो हमारे एडिक्शन से। ठीक, तो इसका समय समय पे अवलोकन हमें करते रहना चाहिए कि जो हमारे एडिक्शन जीवन में हैं, ठीक, ऐसा तो हम किसी आदत को हमने अपने खुद को उसको अधीन कर लिया जी। यदि हमारी जीवन में कोई भी आदत हमें अपने गुलाम बना रही है तो एडिक्शन है। ठीक है, तो मैं ये समझाता हूँ यूथ को कि चाहे वो नशा हो, चाहे वो कोई और गलत आदत हो, यदि वो हम पे हावी हो रही है तो तुम छोड़ दो उसको। और हमारे इस प्रोग्राम से 10,000 से अधिक लोग जुड़े हैं और काफी पब्लिसिटी इसकी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग भी एडिक्शन से दूर होने चाहिए। बिल्कुल, तो सर आप इसका मेन फैक्टर संगति भी मानते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर हमारा दोस्त भी है, अगर वो एडिक्टेड है मतलब ड्रग्स के टुवर्ड्स, तो वो जैसा आपने कहा कि पी लेते हैं, चलो क्या ही हो जाएगा एक से, लेकिन वो एक चेन कंटिन्यू हो जाती है आगे के लिए। देखिए, इसमें एक संघर्ष है जीवन में। ठीक, आपका दोस्त जो सिगरेट पी रहा है
वो आपको सिगरेट पिलाना चाहता है, जी लेकिन आप इतने मजबूत होने चाहिए कि आप उसको सिगरेट छुड़वा सको। ये आपकी जीत होनी चाहिए। बहुत ही ठीक, खूबसूरत आप यदि उसके प्रभाव में आ गए, जी अब ये संघर्ष किस बात का है कि किसका प्रभाव ज्यादा है, आपकी अच्छाइयों का या दूसरी बुराई का, है ना। आप यदि उसकी बुराई से प्रभावित हो गए, इसका मतलब आप हार गए। आपने उसको उसकी सिगरेट छुड़ा दी तो उसका मतलब आप जीत गए, है ना। तो आप इतने मजबूत होने चाहिए। यदि आप गलत संगति में बैठे हैं तो आपका प्रभाव क्या है, महत्वपूर्ण ये है सर। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जवाब रहा ये कि आप एडिक्ट ना होके जो सामने वाला है आपका दोस्त, आपकी वजह से वो अपनी बुरी आदतें छोड़ दे। बिल्कुल भाई, वो आपका दोस्त है, वो भी तो आपकी बात माने ना। जी, आपको कोई दोस्ती निभानी पड़ रही है कि उसके कहने से आप पी रहे हैं, जी जी, वो आपकी बात माने। सर थोड़ी देर के लिए मैं आपके अवार्ड्स का जिक्र करना चाहूंगी। बड़ी लंबी लिस्ट मेरे आगे है, हो सकता है मैं एक दो मिस भी कर दूं। आपको एशियन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय श्री संजय सोई जी। इंडियन आइकॉन अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है हमारी किरण बेदी जी, हमारी धाकड़ लेडी। नेशनल आइकॉन अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री रामदास अथावले। और इन्फ्लुएंसिंग 30 पर्सन्स ऑफ वेस्टर्न यूपी बाय श्री अजय भट्ट जी, इस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। देवभूमि राष्ट्रीय रत्न अवार्ड बाय ऑनरेबल श्री सुबोध उनियाल जी। अटल अवार्ड बाय श्री अशोक ध्यानचंद जी। ग्लोबल इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड बाय एमटीटीवी न्यूज। इंटेलेक्चुअल थिंकर एंड मोटिवेटर अवार्ड बाय ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स। प्रोफाउंड थिंकर एंड मोटिवेटर अवार्ड बाय बिज नेशन टीवी। और इसके साथ ही लाइफ टाइम मेंबर ऑफ भारत गौरव रत्न अवार्ड काउंसिल। मुझे लगता है अभी भी मैंने काफी सारे मिस कर दिए होंगे। ये जब अवार्ड्स सर आपको दिए जाते हैं, आपको सम्मानित किया जाता है, मैं एक वो चीज जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ये आपका रिजल्ट है आपकी मेहनत का, या ये अवार्ड्स मिलने से आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, रिवार्ड तो क्या ठीक है, अच्छे लगते हैं, कुछ आपको किसी बात के लिए सम्मानित करे जी, तो एक मन में प्रोत्साहन होता है कि आपको आगे भी काम करना है। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, दूसरा वाला फैक्टर अधिक महत्वपूर्ण है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, कि अब आप आम नहीं रहे कि ठीक है इतने लोगों ने आपको सम्मान दिया है, तब आप जीवन में गलत काम नहीं करेंगे। तो एक आम व्यक्ति ठीक है कुछ भी कर सकता है जी, लेकिन अगर मैं कुछ गलत करूं तो कल को वो उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है जिन्होंने अवार्ड दिया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखूं जिन्होंने अवार्ड दिया है, और जीवन में अच्छे कार्य करूं। ठीक, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध मुझे रहता है। ठीक है, और बाकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, जीवन में कुछ भी अंत नहीं है, हर एक चीज अपने आप में शुरुआत है। बहुत ही खूबसूरत जवाब सर। सचमुच जिम्मेदारियां तो बढ़ती, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पुश भी होता है कि अब मुझे जो मैंने अपनी जिंदगी में इन अच्छे कामों को अपनाया है उन्हें ऐसे ही कायम रखना है आगे भी। बस सब लोगों का आशीर्वाद रहे, सहयोग रहे जी, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि काम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत काम आप इस समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए कर रहे हैं। अब बाद में वापस युवाओं के को लेकर करना चाहूंगी। अगले 10 सालों की बात करते हैं, हालांकि ये एक अजम्पशन ही होगा हमारे लिए। अगले 10 सालों में क्या लगता है हमारे भारत के युवा तब भी जॉब सीकर्स रहेंगे या जॉब क्रिएटर्स की ओर वो अपना कदम बढ़ा चुके हैं? देखिए, जॉब क्रिएटर्स भी बनना चाहिए लोगों को, क्योंकि सभी जॉब मांगना शुरू कर देंगे तो जॉब देगा कौन? जी, ठीक है, तो दुनिया में बड़ा वो है जो देना जानता है। ठीक है, लेना तो हर आदमी चाहता है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन जो देना जानता है, तो अगर जॉब दे सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, तो बड़ी खुशी का विषय है। और मेरा मानना चाहिए कि युवाओं को तैयार होना चाहिए, है ना। ठीक, गवर्नमेंट जॉब ठीक अच्छी बात है, जिम्मेदारी, लेकिन वो चूंकि लिमिटेड है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आप इंडस्ट्री डेवलप करें, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इस तरह से करें कि आप खुद औरों को भी जॉब दे सकें। तो आने वाले 10 साल में मुझे लगता है कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है जॉब क्रिएटर्स की। बिल्कुल सर, अगर आप आज का ये साक्षात्कार कोई ऐसा इंसान, ऐसा युवा देख रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो जिंदगी से हार चुका है, टूट चुका है, आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग निराश हो गए हैं, ठीक है, मेरा मानना है कि निराश होना कुछ नहीं है जीवन में। आप जिस दिन से एफर्ट करना शुरू कर देंगे, जब तक आप एफर्ट करते रहेंगे, आपके अंदर सफल होने की संभावना है ना। और जब आप एफर्ट करना बंद कर देंगे तो भी आप जीवन में निराश हो सकते हैं। तो निराशा एक नेगेटिविटी है, जितनी जल्दी जीवन से दूर कर ले, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आप निराशा को बैठ जाए, मान लीजिए कुछ ना करें, फिर क्या हासिल हो जाएगा, है ना। आप कुछ ना कुछ करते रहें, आशावान रहें, क्योंकि लोगों आपसे अपेक्षाएं हैं। ठीक, आपको खुद से अपेक्षाएं हैं, तो निराशवादी होके वो अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। आपको तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप गिर भी गए हैं तो गिरने के बाद आपको शुरुआत वहीं से कर देनी चाहिए। यानी कि निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है, हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है। कोई हार मान के क्या होगा, मान लीजिए आप हार मान के बैठ गए, लोग तो चाहते हैं आप हार जाओ,
जी बिल्कुल। ठीक, आपने उनके अनुसार काम करा, बिल्कुल। आपका खुद का कंट्रोल क्या रहा चीजों पर? खुद का कंट्रोल जब है कि जब लोग चाह रहे हैं आप हारे और आप फिर खड़े हो जाएं तो कहेंगे हाँ ये आदमी है, फिर लोग आपको संघर्ष शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सर, दो सिचुएशन है मेरे पास आपके लिए। पहली तो ये कि मान लीजिए आप तक अपने जितने भी युवाओं को गाइड किया है, एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो एक वक्त में एक साथ सब आपके सामने आ जाएं, तो वो कौन सा एक मैसेज होगा जो आज आप उन सभी बच्चों को कहना चाहेंगे? देखिए वैसे तो ये खाली एजम्पशन आपका है जी, लेकिन फिर भी सब आना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई देश के लिए, समाज के लिए जो मैक्सिमम योगदान कर सकते हैं उसको कीजिए। ठीक, आप कामयाब हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप औरों को भी कामयाबी का रास्ता दिखाएं, जी, है ना। सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। ठीक, यदि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं तो फिर मेरी शिक्षा का या मेरी संस्था का या मेरी पिताजी की शिक्षा कोई महत्व नहीं है। आप यदि कामयाब है तो लोगों को जीना सीखें, लोगों के लिए अच्छे काम करने सीखें। ठीक है, और यदि 20-22 हजार लोग अच्छे काम करने शुरू कर दें तो मुझे लगता है वो चेन आगे बढ़ेगी, वो लोग कामयाब हो औरों को कामयाब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज सर आपने दिया। और ये मेरी दूसरी सिचुएशन आपके लिए, और मेरा आज का आखिरी सवाल रहेगा। अज्यूम करते हैं अगर फ्यूचर में, आने वाले वक्त में आप पर कोई किताब लिखी जाए, चाहे वो आपके द्वारा लिखी जाए या कोई और आपके ऊपर वो किताब लिखे, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको किस रूप में लोग याद रखें उस किताब को पढ़कर? देखिए मैं थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ जी। मैं कभी इसलिए काम नहीं करता कि लोग मुझे याद रखें। ठीक, लोग तो महात्मा गांधी को याद नहीं रखते, महात्मा बुद्ध को याद नहीं रखते, राम कृष्ण दुर्गा जी को कभी कभी याद करते हैं। हाँ जी। सीजनल, ये नवदुर्गा चल रहे हैं, लोगों को देवी की याद आ रही है, आम दिनों में देवी की याद नहीं आती, है ना। राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महात्मा जैन, इतने बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में चले गए, लोग उनको याद नहीं रखते, तुम मुझे याद रखेंगे लोग, है ना। लेकिन हाँ, जो काम मेरे पास है मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है या जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर खुद ले ली है, उस जिम्मेदारी का कितनी ईमानदारी से निर्वाह कर पा रहा हूं, यही काफी है। ठीक, लोग याद रखें उनकी मर्जी, ना रखें तो भी उनकी मर्जी। हो सकता है सर आपके गाइड किए हुए किसी स्टूडेंट ने ही ये निर्णय लिया हो, पहले से ही सोच रखा हो, तो ठीक है, वो व्यक्तिगत रूप से सोच सकता है जी। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि कोई आदमी ये मान के काम ना करे लोग याद रखें। कोई याद नहीं रखता। लोग कहते हैं 7 पीढ़ी तक हम कमाते हैं, मैं कहता हूँ 7 पीढ़ी के लोग नाम याद नहीं है। अब मैं किसी आपसे भी पूछता हूँ और उससे भी पूछता हूँ कि जो कहते हैं हमें इतना धन कमाना, इतना नाम कमाना है कि 7 पीढ़ी के लोग याद रखें, तो मैं पूछता हूँ 7 पीढ़ी के आप नाम बता दो कौन कौन आपके हैं। लोगों को दादा परदादा के ऊपर नाम याद नहीं है, तो याद कोई किसी नहीं रखता। तो ये एक रियलिटी चेक है हमारे व्यूअर्स के सब लिए। अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मेरा मानना है सब अपनी ईमानदारी जिम्मेदारी निभाते रहे, ये जीवन में पर्याप्त है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, ये सोच के काम करना कि इसका हमें प्रतिफल मिलेगा, लोग हमारा सम्मान करेंगे, लोग हमें याद रखेंगे, पूजा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो करेंगे अपने लिए करेंगे, और करेंगे भी तो आपको कौन सा याद रहेगा? आपको मरने के बाद कोई आपकी पूजा कर रहा है, आपको पता है क्या? ठीक है, ये बेकार की बात है कि कोई हमें याद करेगा, हमें पूजा करेगा, मत करो। लेकिन जो आपका काम है उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। सर आपके जवाब से एक चीज का मुझे और पता चला कि आप ये जितना भी समाज के लिए कर रहे हैं, आप बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते कि मुझे बस करना है और अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए करना है, आप बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं देखिए करते। मजा इसी बात में है कि आप प्रतिफल की कामना ना करें, है ना। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये कहा कि कर्म करो जी, फल की चिंता मत करो। मत कर। यदि मैं बदले में कुछ मांगता हूं तो उसका मतलब वो फिर लालच है ना। तो मेरा मानना कि जो भी समाज सेवा में जुड़ा है, राष्ट्र सेवा में जुड़ा है, वो ये सोच के ना काम करे कि मुझे कुछ चाहिए, ठीक, बल्कि ये सोचे मैं क्या दे सकता हूं। बिल्कुल, है ना। जब देने का भाव होगा तो ईश्वर खुद आपको मजबूत करेगा, जी बिल्कुल, है ना। और लेने का भाव होगा तो फिर आप कमजोर होते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होंगी और जब वो टूटेंगी तो आपको दुख होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया और उसके साथ साथ हमें कई सारी जिंदगी की ऐसी सीख दी जो बहुत जरूरी थी हमारे लिए जानना, हमारे दर्शकों के लिए जानना। और मैं उम्मीद रखती हूँ हमारे दर्शकों को आज का ये साक्षात्कार काफी यूजफुल रहेगा, वो आगे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, काफी सारी जिंदगी की उन्हें सीख मिली होंगी। और मैं एक बार फिर पूरी ज्ञान वार्ता टीम की ओर से आपका सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ आज दिया, हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया, मौका दिया और नए नए लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और मुझे उम्मीद करता हूं कि आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं इससे युवाओं में देश प्रेम की, समाज सेवा की एक भावना बढ़ेगी और सब लोग अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम जल्द लौटेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान वार्ता। धन्यवाद।